चलो यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है हमारी रिएक्शन में। तो जो मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू है वो क्या आएगी, मॉलिक्यूलैरिटी की जनरली जो वैल्यूज हैं वो क्या आनी चाहिए, it should be 1 2 3 etc. और we can say unimolecular, bimolecular, trimolecular, मतलब होल नंबर आएगा हमेशा। यस मैम। ट्राइमोलिकुलर etc. ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, हर एक स्टेप की डिफरेंट मॉलिक्यूलैरिटी आती है। तो इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन there is no molecularity of its own. There is no molecularity of its own. जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ के हिसाब से देखते तो मॉलिक्यूलैरिटी हाई आ ही नहीं रही है ना, मैच ही नहीं कर रही है, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो उसकी खुद की कोई मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती है, क्योंकि ये भी है। ठीक है, इसकी खुद की कोई मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती है, खुद जो नेट रिएक्शन होती है उसकी कोई मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती है। बट मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ईच स्टेप इज इन्वॉल्व्ड, ईच स्टेप इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, हर एक स्टेप की एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी आती है। फाइन। तो जैसे अब मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले रही हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल ये है मेरी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन एंड N2 plus 2H2, ये मेरी नेट रिएक्शन है। नाउ व्हेन इट स्टार्टेड अकरिंग, हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स आए। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, NO and NO combined together to give me N2O2 which was fast. Okay, and then क्या हुआ, N2O2 ने वापस से हाइड्रोजन से कंबाइन किया एंड इट गिव मी N2O plus H2O। फिर जो एक क्वेश्चन आया था कि हमें कैसे पता चलता है ये स्टेप फास्ट है या ये स्टेप स्लो है, तो बेटा ये पेन एंड पेपर पे नहीं पता चल सकता, क्योंकि ये स्पीड निकालने की बात है। स्पीड निकालने के लिए पेन एंड पेपर पे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर बेस्ड है। तो ये सब वैल्यूज या ये सब डेटा या ये सब इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी, क्योंकि हम पेन एंड पेपर पे नहीं बता सकते। सिर्फ वो वैल्यूज जो कि एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, जिन रिएक्शंस के इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी बुक में दी है, there you can expect they will not give you which is the fastest step and the slowest step, but for other reactions they are going to give you the steps as well as the speeds also. Did you get my point? किसी का क्वेश्चन आया था ना? Yes, ma'am. ठीक है, it can't be found on paper. So now tell me, who are the intermediates in this reaction? Who are the intermediates in this reaction? N2O2 and N2O। N2O2, N2O. Yes. And now you can see कि हर एक रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 आ रही है। Can you check? और अगर हम यस मैम। रिएक्शन देखते तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी 4 है। तो ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हो गई, स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, सॉरी स्यूडो रिएक्शन हो गई। कैन यू गेट इट? ऑर्डर क्या होगा हम अभी निकालते हैं। फाइन। अब जब ऐसी रिएक्शंस का जब भी हमें रेट लिखना होगा, सो हु विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? द स्लोएस्ट स्टेप। the rate determining step। तो जब हमें इसमें इस रिएक्शन का जो भी ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जब हमें रेट लॉ लिखने को आता है तो हम लोग आर टोटली जो हमारा रेट लॉ होगा वो कौन से स्टेप पे बेस्ड होगा? स्लोएस्ट स्टेप पे। स्टेप पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा हो गया? स्टेप 2। तो हम लोग लिखते हैं, तो रेट लॉ इक्वेशन लिखो तो कैसे लिखोगे? रेट लॉ विल बी इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू, चलो इसका नाम डाल दिया K1, इसको दे दिया K2, इसको दे दिया K3। बताओ कैसे लिखोगे?
How do you write rate Ma'am, law? K2 into N2O2 raised to the power 1, H2 raised to the Yes. power 1. Because this is representing an elementary reaction, so जो भी इसके coefficients होंगे उसी को power में ले जाओ. Second step is an elementary reaction. हमने यही बोला था ना Yes. कि complex reaction is a series of is a combination of series of elementary reactions. That means step 1 एक अलग elementary reaction है, step 2 एक अलग elementary reaction है, step 3 एक अलग elementary reaction है. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो rate law equation के हिसाब से rate for second step will be written as K2 times N2 to the power 1 and H2 to the power 1. Do you agree with this? Do you agree with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. But is it the correct rate law equation? Is it the correct rate law equation? No. मैम इसमें इंटरमीडिएट भी आ गया, वो बता नहीं सकते हैं कंसंट्रेशन. इंटरमीडिएट पे हमारा रेट गवर्न करेगा, लेकिन हम उसका कंसंट्रेशन गवर्न नहीं कर सकते क्योंकि वो आता है और गायब हो जाता है. तो जब भी हम रेट लॉ लिखेंगे तो हमारा को ये ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखनी है कि हमारे रेट लॉ इक्वेशन में rate law equation should not contain इंटरमीडिएट टर्म. उसमें या तो सिर्फ रिएक्टेंट टर्म होना चाहिए या फिर प्रोडक्ट टर्म होना चाहिए. ठीक है, उसके अंदर इंटरमीडिएट टर्म नहीं होना चाहिए. तो वैसे तो देखा जाए तो यही बनता है हमारा रेट लॉ इक्वेशन. बट इज इट द करेक्ट वन? नो मैम. नहीं है. No, ma'am. हम इसे रेक्टिफाई करेंगे. अब अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन फंसता है कि तुम्हारे पास इंटरमीडिएट आ जाएगा, तो तुम देखोगे कि एक स्टेप उसमें ऐसा होगा जो कि रिवर्सिबल होगा. ऐसे क्वेश्चंस में पक्का एक स्टेप ऐसा होता है जो कि रिवर्सिबल है. अगर यहाँ इंटरमीडिएट नहीं आया होता तो कोई टेंशन नहीं थी, हम यहीं पे छोड़ देते. बट क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट आ गया इसलिए आई हैव टू गो वन स्टेप फर्दर. ओके, सो वन स्टेप फर्दर जाएंगे तो हमें N2O2 को एलिमिनेट करना है. वी हैव टू एलिमिनेट N2O2. तो नाउ चेक इन द इक्वेशन कि कौन सा ऐसा टर्म है जहां N2O2 आ रहा है. मैम फर्स्ट वाले में. फर्स्ट वाले में. अब वो एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे? K1 will be equal to, and it is an elementary reaction. First step is an elementary reaction in itself. So N2O2 to the power 1 upon NO to the power 2. Can I write to the basis of their coefficients? यस मैम. अब यहाँ से देखो, अब N2O2 को हम ऐसे लिख सकते हैं K1 NO का स्क्वायर. Can I write like this? Can you? यस मैम. अब देखो N2O2 को हम अपने रेट लॉ में चेंज कर देते हैं. तो हमारा जो रेट लॉ था उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो रेट लॉ ये था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K2. N2O2 टू द पावर 1 था, उसकी जगह हम राइटिंग K1 NO टू द पावर 2 एंड देन H2 टू द पावर 1. एंड नाउ सी, K2 और K1 कांस्टेंट है कि नहीं है? यस मैम. तो Yes, ma'am. अगर मैं सिंपल k लिख दूं तो चलेगा क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है. इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कांस्टेंट आएगा. प्रोडक्ट भी कांस्टेंट आएगा ना, तो इसकी जगह कांस्टेंट लिख दे. यस मैम. सो नाउ सी, दिस इज योर करेक्टेड रेट लॉ इक्वेशन. मैम प्लीज ये स्टेप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. कौन सा स्टेप? मैम वो जो आपने एलिमिनेट N2O2 वाला लिखा है. हाँ, तो उसकी जगह हम ऊपर वाले इक्वेशन में गए, उस इक्विलिब्रियम की तरह लिखा. कैन आई राइट इट लाइक दिस? और यहाँ पे देखो N2O2 को लिख सकते हैं K1 टाइम्स ऑफ NO स्क्वायर. यस मैम. बस वही किया, K1 टाइम्स ऑफ NO स्क्वायर की तरफ से सब्स्टिट्यूट कर दिया N2O2 को. ओके मैम. Is it the correct rate law? Now check it. How will you identify ये correct है? हमारे जो rate law equation में जो terms आ रही हैं वो क्या है? उसमें कोई
इंटरमीडिएट टर्म है क्या? नो नहीं, मैम। दोनों ही जो है टर्म्स वो हमारे रिएक्टेंट बेस्ड है। तो हमारे रेट लॉ इक्वेशन में सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आने चाहिए, इंटरमीडिएट नहीं आने चाहिए। अगर आ गए हैं तो हम कोशिश करेंगे उन्हें एलिमिनेट करने की। डिड यू फॉलो द प्रोसेस? डिड यू फॉलो द प्रोसेस? Yes, ma'am. Yes, This ma'am. reaction is second order with respect to reactant NO2. I can say this is first order with respect to reactant hydrogen, and overall कौन सा order हो गया? Third order. Third order. So can I say this is a pseudo third order reaction? Pseudo क्योंकि false है, वैसे तो इसका 4 order आना चाहिए था क्योंकि इसकी molecularity 4 दिख रही है हमें, तो but it is not coming. So can I call it as a pseudo third order reaction? Yes, ma'am. यस मैम। तो अब स्यूडो का मीनिंग समझ में आया, बट हमारे सिलेबस में कौन सी है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, और उसके एग्जांपल जितने भी हमारी बुक में दिए हैं हम लोग उनके ऊपर अच्छे से फोकस रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं एक रिएक्शन दे रही हूँ, तो मैं उसका मैकेनिज्म को देखते हुए ऑर्डर निकालना है एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। सो आई एम गिविंग यू। मैम यस, मैम अभी जो आपने एग्जांपल बताया उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट एक ही है। कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट? हम यहाँ पे जब आपने यहाँ पे मैंने N2O2 K1 लिखा है बेटा, ये तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना, इसका तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होगा। हम वही पूछना था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाँ, और रेट क्योंकि वो कांस्टेंट एक ही है। रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होती ना, वो तो जाकर के रुक ओ, जाती है ना, तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। भूल गए क्लास 11th का? भूलना नहीं है अभी इतनी जल्दी। ठीक है, ये रिएक्शन कंप्लीट टुवर्ड्स, इट इज टुवर्ड्स कंप्लीटेशन ना, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट बोलेंगे क्योंकि इसमें रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। यहाँ रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, वहां तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बोलते हैं ना। ओके मैम। याद आया? यस मैम। ठीक है, चलो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन। वर यू एबल टू रिलेट विद क्लास 11? किया था? यस मैम। This is your net reaction, sorry, RCl plus H2O. Now it was carried out in various steps. ये तुम्हारा रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में तुमने किया होगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में ही किया होगा, अल्कोहल से बनाना। यस मैम। Yes, ma'am. अब इसमें Yes, सर ma'am. ने हमें स्टेप्स बताए होंगे। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ROH2 plus Cl minus, and this is a fast step। तो तुमने बताया होगा सर ने कि ये एसिड है, OH के पास अट्रैक्टेड फील करेगा बिकॉज उसके पास लोन पेयर है ना, और ये H2O पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, अब ROH2O पॉजिटिव जनरली क्या होता है, अनस्टेबल स्पीशी होता है, एंड इनमें से R पॉजिटिव में ब्रेक कर जाता है, कार्बोकेटायन दे देता है, एंड दिस इज योर स्लो। एंड थर्ड स्टेप में R पॉजिटिव वापस से Cl माइनस से मिल करके, सॉरी, ये बना लेंगे, एंड दैट इज अ RCl, मतलब एल्काइल हैलाइड बन जाएगा फास्ट स्टेप। सो नाउ सपोजिंग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है और इसका K3 है। नाउ प्रेडिक्ट द ऑर्डर, राइट द रेट लॉ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ट्राई इट आउट। Write the rate law equation for this reaction.
Are you able to finish? How will we do it? Which one was the rate determining step? The second one, but it has an intermediate, so we will use the first reaction also. पहले तो हम लोग Yes, ma'am. इसका पहले लिखते हैं। तो जब हम पहले लिखने जाएंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट विल डिपेंड ऑन K2 लिख देते हैं एंड ROH2 पॉजिटिव अपॉन R पॉजिटिव, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। देखो लिखना पड़ेगा ना। Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में जाती है, इसलिए रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों चीजों को कंसिडर करना पड़ता है। बट अगर कोई रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही है तो कोई टेंशन नहीं है, हम सिर्फ एक डायरेक्शन वाला ही ले लेंगे। कैन यू गेट द डिफरेंस? कब हमें दोनों डायरेक्शंस को देखना है और कब हमें सिंगल डायरेक्शन को रखना है? Yes, ma'am. डिफरेंस मैम हाँ, हम इसमें हम H2O भी लिखेंगे, अगर वो लिक्विड फॉर्म में हो प्योर तो मैम उससे तो फिर नहीं लिखना होगा। तो वो तो बाद की बात है ना। ओके मैम। हो सकता है वो गैसियस फॉर्म में हो, हमें मेंशन तो नहीं है ना, वो हम बाद में देखेंगे। यस मैम। पहले हम पूरा एक्सप्रेशन तो लिखना सीख लेना, ठीक है? डिड यू फॉलो? सो नाउ यहाँ पे देखो OH2 इंटरमीडिएट है एंड R पॉजिटिव हमारा इंटरमीडिएट उसमें आएगा, आएगा इंटरमीडिएट। यस मैम। तो हम उसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं पहले वाले इस वाले स्टेप को हम इसमें ही रहने देते हैं। अब करो जरा, अब इजीली हो जाएगा तुमसे। पहले इस वाले नॉर्मल वे में कर लो, टेक इट एज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। नाउ दिस इज एन इंटरमीडिएट। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं रेट लॉ को? नो मैम। ऐसा जब भी इंटरमीडिएट के टर्म्स में रेट लॉ आएगा तो हमें पक्का एक स्टेप ऐसा दिया होगा जहां से हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्टेप ऐसा है जहां से हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं? ऐसे फर्स्ट वाला। जब भी फंसोगे तो तुम्हें एक पक्का से एक स्टेप ऐसा मिलेगा जहां पर इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी व्हिच कैन बी यूज्ड टू एलिमिनेट इट। दिस एंड देन HCl, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम फिर से उसके पास जाते हैं तो क्या हो जाएगा? नाउ डू इट। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? रेट विल बी इक्वल टू K2 टाइम्स K1 टाइम्स क्या हो जाएगा? इन प्लेस ऑफ दैट, सॉरी R मेरा बाहर चला गया था, ROH इंटू HCl अपॉन Cl माइनस, देखो ये बचेगा, यस मैम। ठीक है? क्या ये सही इक्वेशन है? इज इट द करेक्ट रेट लॉ? नो मैम। No, ma'am. अगेन एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या Cl प्रॉब्लम? माइनस इंटरमीडिएट है। हाँ, Cl माइनस इंटरमीडिएट है। तो कहने का स्टेप ये है कि थोड़ा सा मैंने हैपेजर्ड वे में तुम्हारे को एक्सप्रेशन दे दिया था, बट कहने का सेंस समझ रहे हो? हमें जब तक करते जाना है, जब तक करते जाना है, जब तक कि हमारा इंटरमीडिएट क्या ना हो जाए, हमारा जो टर्म है उसमें क्या नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। इंटरमीडिएट। Intermediate should not be done. हाँ, इंटरमीडिएट्स को एलिमिनेट करते जाना है, ठीक है? हम लोग तब तक करते जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हैपेजर्ड बन गया है क्वेश्चन, बट हमारे को जब तक करते जाना है जब तक कि इंटरमीडिएट्स हमारे एलिमिनेट नहीं हो पाए, ठीक है? फाइन। यस मैम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस और एटम्स रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। हाँ, एंड केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलॉइड करते हैं। तो एक टाइम पर तुम्हें क्या लगता है, तुमने पूल टेबल खेला होगा या फिर कैरम खेला होगा, तो जनरली कितने बेल्स या कितनी बॉल्स एक टाइम पे कोलॉइड करती हैं?
साइमल्टेनियसली। हम 2 और 3 2 और 3, 4, 5 बहुत रेयरली केसेस में करती हैं। तो जनरली जो हाईएस्ट मॉलिक्यूलैरिटी भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, मॉलिक्यूलैरिटी, हायर मॉलिक्यूलैरिटी ग्रेटर देन 3 रेयर होती है, क्योंकि अभी अभी तुम्हें समझ में आया ना मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, भाई कितने पार्टिकल्स आपस में कोलॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा 3 से ज्यादा नहीं कोलॉइड कर पाते हैं, इसीलिए 3 के ऊपर की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है, ठीक है। नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन, हमने 2 टर्म पढ़े, एक तो ऑर्डर और एक हो गया हमारा मॉलिक्यूलैरिटी। तो अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ब्रीफली। अब ये वही है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या फिर थ्योरेटिकल वैल्यू? एक्सपेरिमेंटल। हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ना पेन एंड पेपर पे हम नहीं बता पाते, हमें लर्न करना पड़ेगा। सो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, वेयर एज मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, हम बैलेंस रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि नहीं। यस मैम। तो यस मैम। मॉलिक्यूलैरिटी कैसी हो गई, थ्योरेटिकल, इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, ऑर्डर किस पे डिटरमाइन होता है, ऑर्डर is concerned with rate law, concerned with rate law, whereas जो molecularity होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मैकेनिज्म पे। ठीक, डिपेंड्स ऑन मैकेनिज्म। सबसे बड़ा डिफरेंस जो ऑर्डर होता है वो किस क्या हो सकता है, इट कैन बी फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बट क्या मॉलिक्यूलैरिटी कभी जीरो हो सकती है? नो मैम। नो मैम। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी जीरो एंड इट विल बी एन होल नंबर एक्सेप्ट फॉर जीरो, मतलब नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो। फ्रैक्शनल नहीं हो सकती क्योंकि वो अगेंस्ट डाल्टन थ्योरी हो जाएगा। डिड यू फॉलो दिस मच? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अब देखो हम लोग इसको आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स आर्हीनियस थ्योरी। नेक्स्ट थिंग, अभी तक हमने जब भी क्वेश्चंस पढ़े थे तो उसमें तुम्हें याद होगा इक्विलिब्रियम में भी हमने किया था कि हम के की जो वैल्यू होती थी वो कांस्टेंट रखते थे। हम लोग जो भी इक्विलिब्रियम की वैल्यूज पढ़ते थे उसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए करते थे, वहां पे हम लोगों ने टेम्परेचर वैरी करना नहीं सीखा था, स्किप किया था, ठीक है। बट हमें पता है अगर हम टेम्परेचर वैरी करेंगे तो हमारा के का वैल्यू वैरी करेगा। इसलिए अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि अगर हम टेम्परेचर को वैरी करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वैरी करेगा, ओके। डिपेंडेंस ऑफ this on rate of dependence of temperature on rate of reaction। 1 minute।